नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो हम पढ़ रहे थे फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 जो कि है ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जो भी ड्रग्स एक्ट करते हैं, जो भी मेडिसिन अपना इफेक्ट शो करती है, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो हमने कुछ कंडीशंस जो है वो लास्ट लेक्चर्स में कवर कर ली है, जैसे कि जनरल एनेस्थीसिया हो गया। ये कंडीशन हमने लास्ट 2-3 लेक्चर्स में कवर कर ली है। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखा होगा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो आज के इस लेक्चर में हम हमारी सेकंड कैटेगरी जो कि है हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव, इसके बारे में देखेंगे। तो हिप्नोटिक्स और सेडेटिव क्या होता है ये सबसे पहले समझ लेते हैं। हिप्नोटिक्स मतलब क्या होता है, सेडेटिव इनके डिफिनेशंस क्या है ये देख लेते हैं। देन इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे। देन इनके क्लासिफिकेशन में जितने भी ड्रग हैं उनके मैकेनिज्म, उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, साइड इफेक्ट्स, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव। हिप्नोटिक्स की डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले। हिप्नोटिक्स मतलब क्या होता है, हिप्नोटिक्स आर द एजेंट्स विच इंड्यूस स्लीप रिजेंबलिंग नेचुरल स्लीप। तो हिप्नोटिक्स ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि स्लीप इंड्यूस करते हैं, मतलब इनकी वजह से नींद आती है। जैसे कि नेचुरल स्लीप आती है, जैसे नेचुरली हमें नींद आती है, सेम उसी तरीके से हमें स्लीप आती है। ये जो एजेंट्स हैं ये स्लीप इंड्यूस करते हैं, एकदम नेचुरल स्लीप जैसी होती है, बिल्कुल उसी तरीके से हमें नींद आती है। तो ऐसे जो मेडिसिन्स होते हैं, ऐसे जो इफ़ेक्ट शो करने वाले जो मेडिसिन्स होते हैं, जो भी एजेंट्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं हिप्नोटिक्स। देन नेक्स्ट है सेडेटिव। सेडेटिव की डेफिनेशन देखेंगे। सेडेटिव रिड्यूसेस एक्साइटमेंट, काम द पेशेंट विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप। तो सेडेटिव ये ऐसे मेडिकेशंस होते हैं जो कि एक्साइटमेंट रिड्यूस कर देते हैं, पेशेंट को काम करते हैं, शांत करते हैं, स्लीप इंड्यूस किए बिना, मतलब नींद लाए बिना ये पेशेंट को शांत करते हैं, उसकी एक्साइटमेंट जो है वो कम कर देते हैं। तो ऐसे जो मेडिकेशंस होते हैं, ऐसे जो एजेंट्स होते हैं, उनको सेडेटिव बोलते हैं। तो इस तरीके से ये हिप्नोटिक और सेडेटिव होते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इनका क्लासिफिकेशन। हिप्नोटिक्स और सेडेटिव का क्लासिफिकेशन देखेंगे यहाँ पर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव, सबसे पहली कैटेगरी है बार्बिचुरेट्स। तो बार्बिचुरेट्स ये भी कुछ कैटेगरीज में डिवाइड की गई है, उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहली है लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट्स, 8 आवर और मोर, मतलब ये ज़्यादा देर तक चलता है, ज़्यादा देर तक एक्शन दिखाता है, ऑलमोस्ट 8 आवर या फिर उससे भी ज़्यादा इनकी एक्शन जो है वो दिखती है। तो इसीलिए इनको लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट्स कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल है बार्बिटोन एंड फिनोबार्बिटोन। देन नेक्स्ट है इंटरमीडिएट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स, ये 4 आवर तक काम करते हैं, 4 आवर तक इनका इफेक्ट शो करते हैं। इसके एग्जाम्पल है अमाइलोबार्बिटोन और साइक्लोबार्बिटोन। देन नेक्स्ट है शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स, ये लेस देन 4 आवर, मतलब 4 घंटे से कम समय तक अपना इफेक्ट शो करते हैं। तो इनके एग्जाम्पल है हेक्सोबार्बिटोन। देन नेक्स्ट है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स, जो कि लेस देन 1 आवर, मतलब 1 घंटे से भी कम समय में अपना इफेक्ट शो करते हैं। तो उनको हम बोलते हैं अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स, जिसका एग्जाम्पल है थियोपेंटोन। तो इस तरीके से ये बार्बिचुरेट्स होते हैं, उनके एक्शन के अकॉर्डिंग वो कितने समय तक उनका इफेक्ट शो करते हैं, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इस तरीके से ये बार्बिचुरेट्स होते हैं। देन सेकंड कैटेगरी है नॉन बार्बिचुरेट्स। तो नॉन बार्बिचुरेट्स इस कैटेगरी में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, इसमें भी कैटेगरीज होती हैं, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है बेंजोडाइआज़ेपिन्स, जिसका एग्जाम्पल है डाइआज़ेपम, निट्राज़ेपम। सेकंड है अल्कोहल, जिसका एग्जाम्पल है क्लोरल हाइड्रेट। थर्ड इज द अल्डिहाइड, जिसका एग्जाम्पल है पैराल्डिहाइड। एंड फोर्थ वन इज द मिसलेनियस, जिसका एग्जाम्पल है हायोसिन। तो इस तरीके से ये पूरा क्लासिफिकेशन है हिप्नोटिक्स और सेडेटिव का। देन नेक्स्ट हम देखेंगे ये जो ड्रग्स हमने यहाँ पर देखे, जितने भी क्लासिफिकेशन देखे, उनके बारे में देखेंगे, उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होती है, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले बार्बिचुरेट्स के बारे में देखेंगे। तो बार्बिचुरेट्स में जितने भी ड्रग्स हमने देखे तो उनकी एक्शन ऑलमोस्ट सेम होती है। तो उनके लिए हम जनरल मैकेनिज्म देखेंगे, मतलब वो जो भी एक्शन कॉज करती है तो उन सारे ड्रग्स की एक्शन ऑलमोस्ट सेम होती है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें जनरल मैकेनिज्म दिया गया है, मतलब जो भी ड्रग्स हमने यहाँ पर देखे, ये सारे ड्रग्स बार्बिटोन, फिनोबार्बिटोन, अमाइलोबार्बिटोन, साइक्लोबार्बिटोन, हेक्सोबार्बिटोन, थियोपेंटोन, ये जो सारे मेडिसिन हैं, इनकी जो एक्शन होगी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो ऑलमोस्ट सेम होगी, इसलिए इसको जनरल मैकेनिज्म बोला गया है।
तो अगर किसी भी ड्रग की एक्शन पूछी जाए, उन ड्रग्स में से किसी भी एक की पूछी जाए, तो यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे यही लिखनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बार्बिचुरेट्स की जनरल मैकेनिज्म क्या होती है, मतलब ये किस तरीके से वर्क करते हैं पेशेंट की बॉडी में, वो देखेंगे। बार्बिचुरेट्स अफेक्ट द ब्रेन। बार्बिचुरेट्स हमारे ब्रेन पे इफेक्ट शो करते हैं। इंक्रीज, ये इंक्रीज का सिंबल है। इंक्रीज द केमिकल कॉल्ड गाबा एट द रिसेप्टर साइड। गाबा क्या है, ये एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ये गाबा को इंक्रीज कर देते हैं। गाबा का जो सेक्रेशन है वो सेक्रेशन इंक्रीज कर देते हैं रिसेप्टर साइड पे। तो इससे क्या होता है, गाबा इज एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो जैसे कि मैंने अभी कहा कि गाबा ये क्या है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज गाबा इनहिबिट द सीएनएस। तो इंक्रीज गाबा, जब गाबा का कंसंट्रेशन रिसेप्टर साइड पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इनहिबिट कर देता है, डिप्रेस कर देता है, क्योंकि इसका काम ही वही होता है। गाबा न्यूरोट्रांसमीटर का काम ही वही होता है, ये इनहिबिट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। और बार्बिचुरेट्स क्या करता है, इसी का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है हमारे ब्रेन में, जिसकी वजह से ये रिसेप्टर साइड पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है और हमारे सीएनएस को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉज इनहिबिटरी एक्शन। तो इसकी वजह से इनहिबिटरी एक्शन कॉज होती है और प्रोड्यूस हिप्नोटिक एंड सेडेटिव इफेक्ट। तो इसकी वजह से फिर हिप्नोटिक और सेडेटिव ये इफेक्ट दिखते हैं पेशेंट में। तो इस तरीके से ये बार्बिचुरेट्स जो मेडिसिन होते हैं, जो भी एजेंट्स होते हैं, ये काम करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स। तो ये जो बार्बिचुरेट्स है, इनके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स किस तरीके से होते हैं, ये हमारी बॉडी में एंटर होकर हमारे अलग अलग पार्ट में, मतलब अलग अलग इफेक्ट शो करते हैं। तो इनके इफेक्ट के बारे में देखेंगे। सबसे पहला है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक इफेक्ट। तो इनके सेडेटिव और हिप्नोटिक इफेक्ट किस तरीके के होते हैं, इंड्यूस स्लीप एज नेचुरल। तो नेचुरल स्लीप की तरह इंड्यूस करते हैं स्लीप को। लेसन एक्साइटेशन, तो एक्साइटेशन को कम कर देते हैं। रिलीव टेंशन, यहाँ पर ये टेंशन चाहिए, रिलीव टेंशन एंड एंजाइटी। एंजाइटी और टेंशन को ये कम कर देते हैं, रिलीव कर देते हैं। तो इस तरीके से सेडेटिव और हिप्नोटिक इफेक्ट होता है बार्बिचुरेट्स का। देन नेक्स्ट है एनास्थेटिक इफेक्ट। तो ये जो बार्बिचुरेट्स है, ये एज अ एनास्थेटिक एजेंट करके भी यूज़ किए जाते हैं। ये एनास्थेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं। इंट्राविनस एडमिनिस्ट्रेशन कॉज जनरल एनास्थेशिया। अगर बार्बिचुरेट्स का इंट्राविनस एडमिनिस्ट्रेशन कराया गया किसी भी पेशेंट को, तो वो जनरल एनास्थेशिया कॉज करते हैं, मतलब हमारी पूरी बॉडी के सेंसेशन जो है वो लॉस कर देते हैं। तो इस तरीके से एनास्थेटिक इफेक्ट होता है बार्बिचुरेट्स का। देन नेक्स्ट है एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट। तो एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट मतलब कन्वर्जेंस जो होते हैं, ये ब्रेन से रिलेटेड कंडीशन होती है। अनकंट्रोलेबल मूवमेंट्स होते हैं हमारे बॉडी के इस कंडीशन में, क्योंकि ब्रेन की जो एक्टिविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इस कंडीशन में अनकंट्रोलेबल मूवमेंट्स होते हैं हमारे हैंड के मसल्स के, स्केलेटल मसल्स के। इस कंडीशन को हम कन्वर्जन बोलते हैं। ये जो बार्बिचुरेट्स है, ये एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट जो है वो शो करते हैं। तो किस तरीके से, डिप्रेस मोटर एंड सेंसरी पार्ट ऑफ ब्रेन। तो हमारे ब्रेन का जो मोटर और सेंसरी पार्ट होता है, उसी को ये डिप्रेस कर देते हैं। अब कन्वर्जन में क्या होता है, जो भी एक्टिविटी होती है ब्रेन की, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो उस ब्रेन की एक्टिविटी क्या करते हैं ये ड्रग्स, ये जो बार्बिचुरेट्स है, ये डिप्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर कन्वर्जन जो है वो कम हो जाता है, कन्वर्जन्स कम हो जाते हैं। प्रिवेंट इपिलेप्टिक कन्वर्जन्स। तो इपिलेप्टिक कन्वर्जन्स ये एक टाइप होता है कन्वर्जन्स का, तो इनको भी ये प्रिवेंट कर देते हैं। देन नेक्स्ट है रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन पे इन ड्रग्स का, बार्बिचुरेट्स का क्या इफेक्ट्स होता है वो देखेंगे। नॉर्मल ब्रीथिंग मेंटेन। तो ब्रीथिंग जो है वो नॉर्मल मेंटेन करके रखते हैं। रेस्पायरेटरी सिस्टम डिप्रेस ड्यूरिंग स्लीप प्रोड्यूस बाय हिप्नोटिक डोजेस ऑफ बार्बिचुरेट्स। अगर बार्बिचुरेट्स का जो हिप्नोटिक डोजेस है, मतलब हिप्नोटिक्स कॉज करने के लिए, किसी भी पेशेंट के बॉडी में हिप्नोटिक्स कॉज करने के लिए हिप्नोटिक का डोज दिया गया है बार्बिचुरेट्स का, तो उस कंडीशन में स्लीपिंग के टाइम ये जो बार्बिचुरेट्स है, ये रेस्पायरेटरी सिस्टम को डिप्रेस कर सकते हैं, रेस्पायरेटरी सिस्टम की एक्टिविटी डिप्रेस कर सकते हैं। इन हाई अमाउंट इट डिप्रेस रेस्पायरेटरी सेंटर इन मेडुला ऑब्लोंगाटा।
अगर बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में बार्बिचुरेट्स का एडमिनिस्टर कराया गया हो किसी भी पेशेंट में, तो उस कंडीशन में उनके मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये ब्रेन का पार्ट है, हमारे ब्रेन का पार्ट होता है जो कि ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर हमारा जो मेन रेस्पिरेटरी सेंटर है वो प्रेजेंट होता है, किसमें? मेडुला ऑब्लोंगेटा में। ये जो बार्बिचुरेट्स है ये हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा में जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है उसको डिप्रेस कर देता है, अगर बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में इसका एडमिनिस्टर किसी भी पेशेंट के बॉडी में कराया हो तो। देन नेक्स्ट है कैन लीड्स टू डेथ, तो इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो इस तरीके से ये रेस्पिरेशन पे इफेक्ट शो करता है। देन नेक्स्ट है एनाल्जेसिक, तो ये जो बार्बिचुरेट्स है ये एनाल्जेसिक इफेक्ट्स भी शो करते हैं, मतलब पेन को रिड्यूस भी करते हैं। बार्बिचुरेट्स बूस्ट द इफेक्ट ऑफ सैलिसाइलेट्स एंड पैरासीटामोल एज एनाल्जेसिक। बार्बिचुरेट्स ये जो मेडिसिन होते हैं, बार्बिचुरेट्स जो होते हैं ये सैलिसाइलेट्स और पैरासीटामोल जैसे मेडिसिन का जो इफेक्ट होता है उसको बढ़ा देते हैं, उसको इंक्रीज कर देते हैं। तो इस तरीके से एनाल्जेसिक इफेक्ट शो करते हैं। देन नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन सीवीएस, मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हमारे हार्ट पे इनका किस तरीके का इफेक्ट होता है बार्बिचुरेट वो देखेंगे। सबसे पहला है स्मॉल ड्रॉप इन बीपी, तो ब्लड प्रेशर कम कर देते हैं ये ड्रग्स, बार्बिचुरेट्स ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर देते हैं। डिक्रीज हार्ट रेट, ये डिक्रीज का सिंबल है, हार्ट रेट को भी डिक्रीज कर देते हैं। इन टॉक्सिक अमाउंट बार्बिचुरेट्स कैन कॉज लॉन्ग टर्म हाइपोटेंशन, अगर टॉक्सिक अमाउंट में किसी भी पेशेंट के बॉडी में बार्बिचुरेट्स एडमिनिस्टर कराए गए तो उस कंडीशन में ये लॉन्ग टर्म हाइपोटेंशन जो है वो कॉज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे इनका इफेक्ट किस तरीके का होता है? स्लो डाउन पेरिस्टाल्सिस एट हजार्डस डोजेस, हजार्डस डोजेस मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में अगर बार्बिचुरेट्स का डोज दिया गया है तो उस कंडीशन में ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो है वो कम कर सकते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का। देन नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन किडनी, किडनी पे क्या इफेक्ट शो करते हैं ये ड्रग्स? प्रोमोट फॉर्मेशन ऑफ एडीएच एंड लेस यूरिन फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन है यहाँ पर एन है ये, तो फॉर्मेशन, तो जो एडीएच होता है उसका फॉर्मेशन जो है वो प्रोमोट करता है, इसका सेक्रेशन जो है वो इंक्रीज कर देते हैं बार्बिचुरेट और साथ में यूरिन का फॉर्मेशन कम कर देते हैं। देन नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन लीवर, लीवर पे किस तरीके का इफेक्ट शो करते हैं बार्बिचुरेट्स? स्टिमुलेट लीवर्स माइक्रोजोमल एंजाइम सिस्टम कॉज बार्बिचुरेट्स डिग्रेडेशन क्विकली, तो ये जो बार्बिचुरेट्स होते हैं ये लीवर के माइक्रोजोमल एंजाइम सिस्टम पे एक्ट करते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं और बार्बिचुरेट्स का डिग्रेडेशन है वो जल्दी से जल्दी करते हैं। तो इस तरीके से ये लीवर पे इफेक्ट दिखाते हैं बार्बिचुरेट्स। इस तरीके से यहाँ पर हमने ये कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख ली बार्बिचुरेट्स ड्रग्स के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे एडवर्स इफेक्ट, तो ये जो बार्बिचुरेट्स है ये एडवर्स इफेक्ट्स भी शो करते हैं। तो कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट ये शो करते हैं उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है इंटॉलरेंस, मतलब टॉलरेट नहीं होता, उस कंडीशन को हम इंटॉलरेंस बोलते हैं। एनीमिया, एनीमिया इस तरीके का एडवर्स इफेक्ट दिखा सकता है ड्यूरिंग लेबर इफ गिवन कॉज फीटल रेस्पिरेशन डिप्रेशन, अगर लेबर के टाइम पे किसी भी लेडी को ये दिया गया, किसी भी वुमन को ये दिया गया तो उस कंडीशन में जो भी फीटस है उसके रेस्पिरेशन को डिप्रेस कर सकते हैं ये ड्रग, इस तरीके से एडवर्स इफेक्ट दिखा सकते हैं। देन नेक्स्ट है टॉलरेंस, ये भी हो सकता है। डिपेंडेंसी, डिपेंडेंस इस तरीके के एडवर्स इफेक्ट दिखा सकते हैं। एक्यूट बार्बिचुरेट पॉइजनिंग, तो पॉइजनिंग इस तरीके के एडवर्स इफेक्ट भी ये ड्रग दिखाते हैं। देन नेक्स्ट है बार्बिचुरेट पॉइजनिंग, बार्बिचुरेट पॉइजनिंग के बारे में देखेंगे। ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं दिया गया है पर कुछ पॉइजनिंग्स होते हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। सिलेबस चेंज हुआ है, पिछले जो सिलेबस था वहाँ पर पॉइजनिंग के बारे में बताया गया था तो इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे। तो बार्बिचुरेट्स पॉइजनिंग, यहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा पॉइजनिंग्स के बारे में नहीं पढ़ना है, जो मेन होते हैं जैसे कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग हो गया, मॉर्फिन पॉइजनिंग हो गया, तो ये सारे पॉइजनिंग जो है कुछ ही पॉइजनिंग जो है वो मेन होते हैं तो उनके बारे में ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। बार्बिचुरेट्स पॉइजनिंग भी इंपॉर्टेंट होती है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो बार्बिचुरेट पॉइजनिंग कॉज बाय एक्सीडेंटल ओवरडोज और इनटेक विथ सुसाइडल इनटेक, तो बार्बिचुरेट पॉइजनिंग कब होती है? अगर एक्सीडेंटल ओवरडोज हो गया, एक्सीडेंटली ओवरडोज हो गया उस टाइम पे हो सकती है बार्बिचुरेट पॉइजनिंग, या फिर सुसाइडल इंटेंशन से अगर किसी ने बार्बिचुरेट लिया है तो उस कंडीशन में बार्बिचुरेट पॉइजनिंग हो सकती है। पॉइजनिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो पॉइजनिंग में क्या होता है?
क्विक पल्स, तो पल्स जो है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। शैलो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन डिप्रेस हो जाता है। कोल्ड स्किन, हमारी जो स्किन रहती है वो ठंडी पड़ जाती है। डायलेशन ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल का डायलेशन होता है। रेस्पिरेटरी एंड रेनल प्रॉब्लम्स आर डेडली, तो रेस्पिरेशन के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होते हैं, किडनी के प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पॉइजनिंग के। देन नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। इनका ट्रीटमेंट, बार्बिचुरेट पॉइजनिंग हुई है अगर, तो उसका ट्रीटमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है गैस्ट्रिक लीवेज। गैस्ट्रिक लीवेज मतलब जो ट्यूब है, एक ट्यूब होती है वो हमारे स्टमक में डाल के उसके थ्रू जो भी स्टमक कंटेंट है वो निकाला जाता है, जिससे जो भी स्टमक में बार्बिचुरेट है वो पूरा बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से फिर फर्दर कोई पॉइजनिंग नहीं होती। तो इसको हम एम्प्टिंग ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट भी बोलते हैं। मतलब इसका मीनिंग होता है गैस्ट्रिक लीवेज का एम्प्टिंग ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। हमारा जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है वो खाली कर देते हैं। अगर पॉइजन जो है वो स्टमक में ही रहा तो उस कंडीशन में पॉइजनिंग नहीं होती। देन नेक्स्ट है एंडोट्रैकियल इंक्यूबेशन। तो इस कंडीशन में एंडोट्रैकियल इंक्यूबेशन किया जाता है क्योंकि ये जो बार्बिचुरेट है ये हमारे रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट शो करता है। तो उस कंडीशन में जो हमारा ट्यूब है, जो हमारी ट्रैकिया है वो ओपन रहे और रेस्पिरेशन प्रॉपर रहे, इसके लिए जो एक ट्यूब होती है वो एंटर करा दी जाती है ट्रैकिया में, ताकि जो भी रेस्पिरेशन है वो नॉर्मल रहे। तो वो जो ट्यूब होती है वो ट्रैकिया में डालते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं एंडोट्रैकियल इंक्यूबेशन। देन नेक्स्ट है फोर्स्ड डायूरेसिस। फोर्स्ड डायूरेसिस में क्या करते हैं, जो डायूरेटिक्स मेडिसिन होते हैं वो पेशेंट को दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो यूरिनेशन है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो भी ड्रग है वो जल्दी से जल्दी बॉडी के बाहर एक्सक्रेट आउट हो जाए, इसीलिए फोर्स डायरेसिस किया जाता है। अल्कलाइनाइजेशन, तो अल्कलाइनाइजेशन में जो भी पेशेंट है उसके बॉडी में जो भी एसिड है वो कम करना है, तो उस कंडीशन में अल्कलाइनाइजेशन किया जाता है। देन नेक्स्ट है आईवी फ्लूइड्स। तो आईवी फ्लूइड्स दिया जाता है जिसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है और जो भी ड्रग होता है उसका हमारे किडनी के थ्रू फास्टली एक्सक्रेशन किया जाता है, तो इसीलिए आईवी फ्लूइड्स दिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये ट्रीटमेंट किए जाते हैं बार्बिचुरेट्स पॉइजनिंग में। तो नेक्स्ट हम देखेंगे थेराप्टिक यूजेस। बार्बिचुरेट्स के यूजेस क्या होते हैं, मतलब इंडिकेशंस क्या होते हैं वो देखेंगे। सबसे पहला है सेडेशन। तो सेडेशन मतलब पेशेंट को काम करने के लिए, उसकी एक्साइटमेंट रिड्यूस करने के लिए ये मेडिसिन दी जाती है। देन नेक्स्ट है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस मतलब स्लीप लाने के लिए, नींद आने के लिए ये मेडिसिन दी जाती है। एंटी कन्वर्जेंस मतलब कन्वर्जेंस को प्रिवेंट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। एनाल्जेसिया, पेन को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। प्री एनास्थेटिक मेडिकेशंस, बार्बिचुरेट्स को एज अ प्री एनास्थेटिक मेडिकेशंस करके भी यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है जनरल एनास्थेटिक, एनास्थेशिया इंड्यूस कराने के लिए भी ये मेडिसिन, ये जो बार्बिचुरेट्स है इनका यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से ये इनके यूजेस हो गए। देन नेक्स्ट है डोज। तो फिनोबार्बिटल ये एक मेडिसिन यहाँ पर दी गई है। तो फिनोबार्बिटल का डोज होता है 400 mg जो कि ओरली दिया जाता है। तो इस तरीके से ये डोज हो गया। देन नेक्स्ट हम देखेंगे नॉन बार्बिचुरेट्स। हमने अभी बार्बिचुरेट्स वो कैटेगरी देखी, उसके जो ड्रग्स हैं उनके जनरल मैकेनिज्म देखे, थेराप्टिक इफेक्ट देखे और डोज देखा और फार्माकोलॉजिकल एक्शंस देखे। अब हम नॉन बार्बिचुरेट्स के बारे में यहाँ पर देखेंगे। नॉन बार्बिचुरेट्स में हमने जो कैटेगरीज देखी उनमें जो ड्रग्स हैं उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहली कैटेगरी हमने देखी थी बेंजोडायजेपिन, जिसका एग्जाम्पल है डायजेपम। तो बेंजोडायजेपिन ये किस तरीके से काम करता है ये हमने जनरल एनेस्थेशिया में भी पढ़ा, तो इसका मैकेनिज्म यहाँ पर फिर से देख लेंगे। इट इंटरैक्ट विद गाबा रिसेप्टर। बेंजोडायजेपिन जो है वो गाबा रिसेप्टर से इंटरैक्ट करता है। गाबा क्या है, ये एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो कॉज हाइपरपोलराइजेशन, तो गाबा रिसेप्टर से इंटरैक्ट करने के बाद, बाइंड होने के बाद ये हाइपरपोलराइजेशन कॉज करता है, मतलब न्यूरॉन्स की जो एक्टिविटी है उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से डिक्रीज न्यूरल पोटेंशियल, जो भी न्यूरल पोटेंशियल है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से सेडेशन कॉज होता है, सेडेशन ऑकर होता है। तो इस तरीके से बेंजोडायजेपिन काम करते हैं। देन नेक्स्ट है अल्कोहल, जिसका एग्जाम्पल है क्लोरल हाइड्रेट। तो इसका मैकेनिज्म देखेंगे। क्लोरल हाइड्रेट कन्वर्ट इनटू ट्राइक्लोरोइथेनॉल। तो जब भी किसी पेशेंट को क्लोरल हाइड्रेट एडमिनिस्टर कर दिया जाता है तो उस कंडीशन में ये जो क्लोरल हाइड्रेट है ये उनकी बॉडी में एंटर होके ट्राइक्लोरोइथेनॉल में कन्वर्ट होता है।
देन नेक्स्ट क्या होता है, ये जो ट्राइक्लोरोइथेनॉल है ये गाबा रिसेप्टर पे जाके एक्ट करता है, अपनी एक्शन शो करता है। गाबा क्या है, ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो यहाँ पर इनहिबिशन जो है वो ऑकर होता है, कॉज इनहिबिटरी एक्शन ऑन सीएनएस। तो गाबा रिसेप्टर पे एक्ट करने की वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इनहिबिटरी एक्शन जो है वो ऑकर होती है, प्रोड्यूस हिप्नोटिक एंड सेडेशन। तो इस तरीके से फिर ये क्लोरल हाइड्रेट हिप्नोटिक और सेडेशन कॉज करते हैं। तो इस तरीके से इनकी मैकेनिज्म होती है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे इसके यूजेस और कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो इसके यूजेस है सेडेशन, सेडेशन प्रोड्यूस करने के लिए दिया जाता है। इनसोम्निया मतलब नींद नहीं आती, उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए ये मेडिसिन दी जाती है। क्लोरल हाइड्रेट दिया जाता है। रिलीव एंजाइटी, एंजाइटी को रिलीव करने के लिए क्लोरल हाइड्रेट दिया जाता है। अल्कोहल विड्रॉल, अल्कोहल विड्रॉल मतलब ये ऐसी कंडीशन होती है कि कोई पर्सन है वो हेवी ड्रिंकिंग करता था और अचानक से उसने बंद कर दिया, तो उस कंडीशन में कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, तो उन्हीं को हम अल्कोहल विड्रॉल बोलते हैं। तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी क्लोरल हाइड्रेट का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशंस, मतलब कौन सी कंडीशंस में हम क्लोरल हाइड्रेट का यूज़ नहीं कर सकते, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है लीवर डिसऑर्डर, अगर लीवर से रिलेटेड कोई डिसीज़ है तो उस कंडीशन में हम यूज़ नहीं कर सकते क्लोरल हाइड्रेट का। देन नेक्स्ट है ड्रग एब्यूज़, अगर कोई पेशेंट है जिसको ड्रग एब्यूज़ है, मतलब वो एडिक्टेड है नार्कोटिक या फिर साइकोट्रोपिक या फिर ब्रेन को एक्टिव करने के लिए, इनएक्टिव करने के लिए जो भी ड्रग्स होते हैं वो लेने की अगर उनको आदत है, तो उस कंडीशन में क्लोरल हाइड्रेट का यूज़ नहीं कर सकते। रेनल इम्पेयरमेंट, अगर किडनी प्रॉपरली काम नहीं कर रही है तो उस कंडीशन में भी क्लोरल हाइड्रेट का यूज़ नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट है ईसोफेगस इन्फ्लामेशन, अगर ईसोफेगस में इन्फ्लामेशन हुई है तो उस कंडीशन में भी ये मेडिसिन हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे साइड इफ़ेक्ट्स एंड डोज। इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ड्रॉजीनेस, मतलब दिन के समय पे नींद आना, स्टमक अपसेट, स्टमक की एक्टिविटी लो हो जाना, वोमिटिंग, डायरिया, इस तरीके के जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो क्लोरल हाइड्रेट के दिखते हैं। देन नेक्स्ट है डोज, इसका डोज होता है 500 mg ओरली। देन नेक्स्ट हम देखेंगे अल्डिहाइड। अल्डिहाइड ये कैटेगरी है, इसका एग्जांपल है पैराल्डिहाइड। तो पैराल्डिहाइड ये किस तरीके से काम करता है वो देखेंगे, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। पैराल्डिहाइड एक्ट ऑन रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में RAS बोलते हैं। तो पैराल्डिहाइड ये जब भी किसी पेशेंट को एडमिनिस्टर कराया जाता है तो उस कंडीशन में ये उस पेशेंट के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम पे एक्ट करता है। अब ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम क्या होती है, RAS इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन कॉन्शियसनेस। तो ये जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होती है कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो भी ह्यूमन बॉडी है उसके कॉन्शियसनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो पैराल्डिहाइड क्या करता है, इसी सिस्टम पे जाके एक्ट करता है। पैराल्डिहाइड अफेक्ट RAS पे जाके अफेक्ट करता है और जो भी कॉन्शियसनेस स्टेट है पेशेंट की उसको अफेक्ट करके सेडेशन और हिप्नोटिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है, कॉज सेडेशन एंड हिप्नोटिक इफेक्ट। तो इस तरीके से ये पैराल्डिहाइड जो है वो सेडेशन और हिप्नोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके यूज टू ट्रीट कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब अनकंट्रोलेबल मूवमेंट्स होते हैं स्केलेटल मसल्स की, तो इनको ट्रीट करने के लिए भी पैराल्डिहाइड का यूज़ किया जाता है। सेडेशन के लिए यूज़ किया जाता है, प्रोड्यूस स्लीप मतलब हिप्नोटिक इफेक्ट लाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब कौन सी कंडीशंस में हम पैराल्डिहाइड का यूज़ नहीं कर सकते। सबसे पहला है हाइपर सेंसिटिविटी, अगर हाइपर सेंसिटिविटी है तो उस कंडीशन में हम यूज़ नहीं कर सकते। हिपैटिक इंसफिशियंसी, हिपैटिक इंसफिशियंसी मतलब लीवर फेल्यूर, तो लीवर फेल्यूर इस कंडीशन में भी हम पैराल्डिहाइड का यूज़ नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट है टॉक्सिसिटी, अगर टॉक्सिसिटी है तो उस कंडीशन में भी यूज़ नहीं कर सकते। तो ये इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। देन नेक्स्ट है साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, क्लाउडी यूरिन। तो क्लाउडी यूरिन ये ज़्यादातर डिहाइड्रेशन की वजह से होता है, तो क्लाउडी यूरिन ये एक साइड इफेक्ट होता है पैराल्डिहाइड का। कन्फ्यूज़न होता है। डिक्रीज यूरिनेशन, ये डिक्रीज का सिंबल है, यूरिनेशन जो है वो कम हो जाता है। ट्रेमर्स मतलब हल्के से शेकिंग मूवमेंट्स होते हैं हमारे बॉडी के, हमारे मसल्स के, तो उनको ट्रेमर्स बोलते हैं, मतलब थर थर काँपना जिसको हम बोलते हैं ना, वही उन्हीं को हम ट्रेमर्स बोलते हैं। तो ट्रेमर्स ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं किसके, पैराल्डिहाइड की। इसका डोज होता है 30 ml ओरली। तो इस तरीके से ये पैराल्डिहाइड होता है। देन नेक्स्ट है मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब अदर, जिसका एग्जांपल है हायोसिन। हायोसिन ये भी एज अ
हिप्नोटिक एंड सेडेटिव करके यूज़ किया जाता है। तो इसका मैकेनिज्म देखेंगे, ये किस तरीके से काम करता है ये चीज़ देखेंगे। हायोसिन इनहिबिट द मस्कैरिनिक रिसेप्टर ऑफ एसिटिलकोलिन। तो हायोसिन ये जो ड्रग है ये मस्कैरिनिक रिसेप्टर को इनहिबिट कर देता है जो कि एसिटिलकोलिन के होते हैं। तो एसिटिलकोलिन क्या है, ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ये हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इसके बारे में पढ़ा था। तो एसिटिलकोलिन ये एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम मस्कैरिनिक रिसेप्टर बोलते हैं, उनको हायोसिन जो है वो इनहिबिट कर देता है। अब एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर जो है वो हायोसिन ने इनहिबिट कर दिया, तो उस कंडीशन में जो भी एक्साइटेटरी रिस्पॉन्स है वो रिलीज होगा क्या, नहीं होगा। एसिटिलकोलिन इज अ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो एसिटिलकोलिन क्या है, ये एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, इसकी वजह से एक्साइटेशन ऑकर होती है हमारी बॉडी में। ड्यू टू इनिबिशन ऑफ एसिटिलकोलिन रिसेप्टर इफेक्ट्स आर नॉट शोन। तो एसिटिलकोलिन रिसेप्टर्स जो है वो इनिबिट होने की वजह से एक्साइटेटरी इफेक्ट जो है वो दिखना बंद हो जाते हैं, वो नहीं दिखते, जिसकी वजह से फिर सेडेशन और हिप्नोटिक्स कॉज होता है। मतलब स्लीपीनेस लगता है, स्लीपीनेस रिस्पॉन्स आता है, या फिर पेशेंट जो है वो शांत हो जाता है, जो भी एक्साइटमेंट है वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो इस तरीके से हायोसिन जो है वो काम करता है। तो इस तरीके से ये कुछ ड्रग्स हो गए। तो यहाँ पर हमने नॉन बार्बिचुरेट्स में बेंजोडाइआज़ेपिन्स के बारे में देखा। तो बेंजोडाइआज़ेपिन के हमने सिर्फ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखे। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्यों देखे, क्योंकि जो भी उसके यूज़, थेराप्टिक यूज़, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, जो भी चीज़ है वो हमने लास्ट लेक्चर में ही कवर कर ली है। लास्ट जो जनरल एनेस्थीसिया, वहाँ पर भी हमने बेंजोडाइआज़ेपिन के बारे में देखा था। तो अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा, अगर आपने वो पढ़ा होगा, तो सेम वहाँ पर जो भी यूजेस दी गई है, जो भी कॉन्ट्राइंडिकेशंस दिए गए हैं, साइड इफेक्ट डोज जो भी दिया गया है, वो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो हायोसिन है इसके भी हमने कॉन्ट्राइंडिकेशन, यूजेस वगैरह यहाँ पर नहीं लिखे हैं, क्योंकि जो भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इस चैप्टर में हमने इसके साइड इफ़ेक्ट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशन, इंडिकेशन, ये सारी चीज़ देख ली है। तो आप वहाँ से वहाँ पर जो है वो सेम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये हिप्नोटिक और सेडेटिव ये पूरा टॉपिक कवर कर लिया है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।